आपके करनाल में रामू काका है, रामलाल जी, रामू काका ही है वो। मतलब वो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं आजकल खूब, ठीक है। दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम गाड़ियां बैन करेंगे, ये करेंगे। जो गाड़ियां बना रहे हैं उनको बैन नहीं कर रहे। ये डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हम करेंगे, इसमें रामू काका को भी देखेंगे, चिंता नहीं करनी। हम बताएंगे उनको कि गाड़ी कैसे बैन करेंगे। जनता सरकार मोर्चा, आप उनको बैन नहीं कर रहे हो, बनानी क्यों बंद करी? जो देश में, दुनिया में किसान, मजदूर, गरीब, कोई भी आदमी जो इस फर्जीवाड़े का शिकार हो गया है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आपने लोन भरना नहीं, मैं ये नहीं कहता आपने बैंक का लेकर देना नहीं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि यदि आप ऐसी जगह फंस गए हो कि अब आपसे चुकता नहीं हो रहा है, तो आपने सुसाइड नहीं करना है। उसके बाद यदि गुंडागर्दी से तो आपका घर चला गया तो भाई समाज की गलती है, कानून के हिसाब से नहीं जाएगा। इसके ये जो सवाल दिए हैं, क्योंकि भारत के कानून में एक और लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए। यदि डिस्प्यूट है बोरोवर और लेंडर के बीच में, तो डिस्प्यूट जब तक क्लियर नहीं होगा, जो लेंडर है वो जबरदस्ती उसकी चीजों पर कब्जा नहीं कर सकता। अब कोई आदमी ये सोचे कि देवेंद्र भलारा ठेकेदार है और वो आके उसका घर बचाएगा, ना भाई। हम आपको कानून रूप दे रहे हैं, आपने बचाना अपना घर है, रास्ता दिखाएंगे। कानून की किताब हमारे पास है, कानून है हमारे पास जिसके दम पर आप बचाओगे। यदि गुंडागर्दी है उसका इलाज तो सिर्फ लोग हैं। अगर लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं, आपने व्यवहार खराब किया, तो उसमें देवेंद्र भलारा कुछ नहीं कर सकता। मेरा आपका जो 10 लाख रुपए का लोन है, ये 100 रुपए में अदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस कानून के हिसाब से नहीं हो रहा है, तुम लिख के दे दो। जिस से हो रहा है मैं दे रहा हूं। अब इसको देख करके बैंक मैनेजर ने बोला कि तुम ना दुनिया को, देश के लोगों को बहका रहे हो, भड़का रहे हो, पागल बना रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए क्या आप अपनी मर्जी से, किस हिसाब से, किस कानून के हिसाब से नोट छापोगे? उसने कहा अब सोना नहीं रखा जाता, अब नोट ऐसे ही छाप लिए जाते हैं। तो मैंने जब ये पूछा उससे कि भाई पहले मुझे तुम ये बता दो कि तुम किस तरह से कितने नोट छाप सकते हो। आरबीआई जोनल मैनेजर था बैंक का, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का। तो मैंने उसे बोला कि नियम बता दो। उसने कहा अब ना सरकार जरूरत के हिसाब से छाप लेती है। मैंने कहा जितना उनको जरूरत हो। बोला हाँ, तो जो हमसे लोन लेना वो भी छाप लो यार, वो हमसे क्यों लेना पड़ रहा है? कोई रिकवरी वाला गाड़ी लेके जाता है, खाली इतना बोल दो जनता सरकार मोर्चा से है। IBN 24 पर अगर आपकी जेब में भी नए नोट हैं 500, 100, 200 के, तो अपने नोटों को संभाल कर भी रखिए। क्या आपके पास जो नोट है वो अवैध नोट है? क्या आपके पास जो नोट है उन नोटों की कोई वैल्यू नहीं है? ऐसा दावा देवेंद्र भलारा कर रहे हैं, जिन्हें कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पागल है, इसे कुछ पता ही नहीं है। देवेंद्र भलारा हर एक को पॉजिटिव लेते हैं, कहते हैं कि पता मुझे नहीं है या इनको नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज कुछ ऐसे नोट लेकर आए हैं जो नोट शायद आपने कभी जीवन में देखे भी नहीं होंगे। पुराने नोट है 10 रुपए का, नए नोट है 500 के, फिर नोट है 5 रुपए का, बहुत पुराना आपने शायद देखा होगा, और 1 रुपए का नोट तो आजकल दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पर जो देवेंद्र भलारा है ये दावा कर रहे हैं कि ये जो करेंसी है, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो आपने लोन लिया हुआ है, ये सब कुछ फर्जी है, फर्जीवाड़ा है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं देवेंद्र जी? सबसे पहले करनाल आज आप आए और जनता सरकार मोर्चा के नाम से आप एक संगठन चलाते हैं। ये जो नोटों को अब नकली कह रहे हो कि जो आजकल जो नोट है इनकी कोई वैधता नहीं है, मैं अपने स्टाफ को वही सैलरी देता हूँ, ऐड में मुझे वही पैसे मिलते हैं, उसी से मैं सब कुछ खरीदता हूँ। आप कह रहे हो कि ये सब कुछ अवैध है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जीरो है, ये क्या चक्कर है? इसकी वैल्यू जीरो नहीं है आकर्षण भाई। दिक्कत क्या है, आपको दो चीजें देखने पड़ेंगे। 1 रुपए का नोट है जिसको छाप रही है भारत सरकार जी, उस 1 रुपए से अलग कोई भी नोट है उसको छाप रहा है रिजर्व बैंक। अब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्या जो भारत सरकार छाप रही है और जो रिजर्व बैंक छाप रहा है वो एक ही है, या जो आज से 50 साल पहले 10 रुपए की वैल्यू है और जो 10 रुपए की आज वैल्यू है, उसमें फर्क क्यों आया? अगर आया तो क्या वो कानून के हिसाब से आया? उसमें किस तरह का कानून चला? 1 रुपए का नोट, मेरे 1 रुपए का सिक्का आप देखो, मेरे पास 1862 का 1 रुपए का सिक्का भी है, मेरे पास 1906 रुपए का सिक्का भी है 1 रुपए का, मेरे पास 1976 का 1 रुपए का सिक्का भी है, और मेरे पास 2013 का 1 रुपए का सिक्का भी है। जब मेरे पास इतने सारे सिक्के हैं, तो मैं ये सिक्के जब लेकर जा रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं कि इनमें से असली सिक्का बता दो मुझे, इंडिया के सिक्के, ये भारत के 1 रुपी इंडिया, 1 रुपी इंडिया और 1 रुपी इंडिया। तो जब मैं आरबीआई से आरटीआई डाल के पूछता हूं तो आरबीआई कह रहा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो सिक्का है या नोट है, वो सारे रुपए का लीगल टेंडर माने जाते हैं और जितना उसके ऊपर लिखा है वही उसकी वैल्यू है। अब मैं इसे बैंक में लेकर जाता हूं, ये 1 रुपए में जमा होता है और ये वाला भी 1 रुपए में जमा होता है, 1862 और 1906 वाला। परंतु जैसे ही मैं इसको बाहर बाजार में लेके जाता हूं और इस 1 रुपए को लेके जाता हूं, ये भी 1 रुपए में जमा हो रहा है,
ये 1 रुपए का नोट भी 1 रुपए में जमा हो रहा है बैंक में। हम्म। और जब मैं इसे लेके जा रहा हूं बाजार में, हम्म। तो इस 1 रुपए में जो ये 1906 वाला है, हम्म। ऐसे 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 लगभग 2000 रुपए मिलते हैं एक सिक्के के, एक सिक्के के, 1 रुपए के, 1 रुपए के, 1 ही रुपए के 2000 मिल जाते हैं। और जब मैं ये दूसरा लेके जाता हूं, इसमें 3000 4000 मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें लगभग 50% चांदी है और उसमें लगभग 90% चांदी है। उसके हिसाब से है? अव्वलों में तो लोहा भी नहीं है, मतलब तो इसमें आने लगा है लोहा, ये चिपकने लगा, ये पहले वालों में तो लोहा भी नहीं था। अब मैंने सिर्फ ये पूछा कि यार जब बैंक उसे 1 रुपए में ले रहा है, तो बाजार भी उसे 1 रुपया मानकर क्यों नहीं ले रहा है? तो वो कह रहा है उसमें धातु है। तो हमने कहा ठीक है, आप धातु के हिसाब से वैल्यू ले लीजिए। वो बोले हम नहीं ले सकते, क्योंकि भारत के कानून में ये अंकित है कि ये 1 रुपया ही माना जाएगा। अब मैं आपसे या दुनिया से ये सवाल पूछता हूं, फिर इनमें से असली रुपया कौन सा है? यदि ये रुपया ये चांदी वाला असली है, तो फिर हमको ये नकली दिया जा रहा है। यदि ये भी असली और ये भी असली है, तो मेरे असली रुपये का मानक क्या है? जब इसको हमने फरोड़ा, तो भारत के अंदर 1882 का पेपर करेंसी एक्ट मिला, जो कि 1934 के आरबीआई एक्ट बनने के बाद भी खत्म नहीं हुआ, जिसको 2011 के कॉइनेज एक्ट के बाद भी खत्म नहीं किया गया, जिसमें भारत के रुपए का मानक दिया गया है कि 15 रुपए बराबर 1 तोला सोना। 1 तोला सोना, 1 तोला 15 रुपए। भारत का आज भी आदमी जब भी पैसा कमाएगा, वो अपना पैसा इसी मानक के हिसाब से कमा रहा है। जब कुछ लोगों ने कहा कि अब बैंक वाले, जैसे मैं एक मैनेजर के पास गया था, एक हमारा 6 करोड़ का लोन था, तो मैंने उनको बोला कि देखो भाई, तुम्हारा ये मतलब लगभग 6,000 रुपए में तुम्हारा ये लोन कवर हो जाता है, तो तुम इसको ना एक काम करो, तुम इसे मैं आपको एक चिट्ठी लिख के दे रहा हूं कि मैं वैध रुपए में, भारत के वैध रुपए में आपको नोट मतलब लोन अदा कर रहा हूं। यदि फिर भी आपका रुपया बचता है, फिर भी आपकी कोई बकाया राशि बचती है, तो हमें किस कानून के हिसाब से बकाया बचता है वो लिख के दे दो यार, क्या दिक्कत है? मैं कब मना कर रहा हूं? आपने मुझे लोन में नकली नोट दिए हैं, क्योंकि आपने मुझसे करार किया कि मैं आपको 6 करोड़ रुपए का लोन दे रहा हूं, जबकि आपने मुझे जो डिजिट ट्रांसफर किए, उसके बदले मुझे एटीएम से बैंक नोट मिला। मैंने मांगा रुपया, मिला बैंक नोट। अब मैं आपसे 2 चीजें पूछ रहा हूं, या तो बैंक नोट की वैल्यू और रुपए की वैल्यू सेम हो, फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो सेम है तो लिख के दे दो, यदि वो अलग है तो आपने फर्जीवाड़ा किया है, वो मैं दे रहा हूं लिख के। मेरी बात किस कानून के हिसाब से गलत है वो आप लिख के दे दो, मेरी बात किस कानून के हिसाब से सही है वो मैं लिख के दे रहा हूं। मेरा आपका जो 10 लाख रुपए का लोन है, ये 100 रुपए में अदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस कानून के हिसाब से नहीं हो रहा है, तुम लिख के दे दो, जिस से हो रहा है मैं दे रहा हूं। अब इसको देख करके बैंक मैनेजर ने बोला कि तुम ना दुनिया को, देश के लोगों को बहका रहे हो, भड़का रहे हो, पागल बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या आप अपनी मर्जी से, किस हिसाब से, किस कानून के हिसाब से नोट छापोगे? उसने कहा अब सोना नहीं रखा जाता, अब नोट ऐसे ही छाप लिए जाते हैं। मैंने कहा किस कानून के हिसाब से? बोला वो तो कभी 1971 में आया था, कुछ तो होगा तुम्हारे पास, तुम तो बैंकिंग के एक्सपर्ट हो, ढूंढ के वकीलों से पूछ के लाकर हमको दे दो, हमारा मुंह बंद हो जाएगा। उनके पास है नहीं था। फिर उसने कहा नहीं, ये ना अब भारत सरकार या आरबीआई अपनी मर्जी से छाप सकता है, अब उनको गोल्ड बैकिंग में रखने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसे होता था। तो मैंने कहा ठीक है, अपन एक बात मान लेते हैं, ये मेरा नोट है मेरे दादा के टाइम का, जब उसने कमाया था तो सोने के बराबर रखा था, इसके बराबर का 10 रुपए के बराबर का सोना रखा हुआ है, वो दे दो मुझे, इसके बदले तो बनता है। और जो आपने मुझे ये वाला नोट दिया है 10 रुपए का, जो इसके बदले ये वाला नोट दिया, ये वाले नोट में आपने इसका प्रोमिस तो बदल दिया। जब बदला तो पहले वाले नोट के बदले जो 10 वो मेरा दादा का सोना रखा था, वो इसके बदले भी तो होना चाहिए, क्योंकि पुराना 100 का नोट बदल के ही आपको नए दिए ना। अभी सिस्टम ने 2016 में 2000 का नोट बंद किया, नोटबंदी में बंद करके हमें नया पकड़ा दिया। तो जो पुराने की वैल्यू थी वही नए की होनी चाहिए, तो जो मेरे दादा की वैल्यू थी वही आज होनी चाहिए, इस नोट की तो होनी चाहिए। तो मैंने जब ये पूछा उससे कि भाई पहले मुझे तुम ये बता दो कि तुम किस तरह से कितने नोट छाप सकते हो। तो आरबीआई वो जो जोनल मैनेजर था बैंक का, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का, तो मैंने उसे बोला कि नियम बता दो। उसने कहा अब ना सरकार जरूरत के हिसाब से छाप लेती है। मैंने कहा जितना उनको जरूरत हो। बोला हाँ, तो जो हमसे लोन लेना वो भी छाप लो यार।
वो हमसे क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि मेरे लोन के बदले में तो मुझे जमीन बेचनी पड़ेगी, मकान बेचना पड़ेगा, गायें, दूध, अनाज, दाल, या पूरे दिन की मेहनत जो मैंने सुबह रोटी खाई थी वो खर्च करनी पड़ेगी। मुझे अपने नोट के बदले में वो एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। एक्चुअली तुम्हारे नोट के बदले में कितनी एनर्जी स्टोर है मुझे बताओगे तो सही। मेरी ऊर्जा की वैल्यू और तुम्हारी ऊर्जा की वैल्यू सेम नहीं है, तो मेरे साथ फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा। इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ और दुनिया के 800 करोड़ लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने पूरा रिजर्व बैंक, फेडरल बैंक और जितना इंग्लैंड के वो रख करके पूरे देश, पूरी दुनिया को बर्बाद किया था। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे डॉक्टर साहब ये है कि जो बातें आप कर रहे हो, इससे ये वीडियो देखने वालों को क्या हासिल होगा, सरकार को इससे क्या फर्क पड़ेगा, रिजर्व बैंक अपनी पॉलिसी नहीं बदलेगा, ये सब कुछ करके लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर देवेंद्र बलारा अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, व्यूज लेते रहते हैं, रिजल्ट उसका आज तक 0 है। मैं अभी किताब लाना भूल गया, मेरे पास किताब, हमने किताब छापी है। जो काम पब्लिश हो जाता है उसके ऊपर सवाल सिस्टम उठाए, अदरवाइज तो पब्लिश हो गया वो, और वो सबूत के तौर पे कोर्ट में एविडेंस के तौर पे लगता है। 2019 में वेनेजुएला ने यही किया था, ज्यादा नोट छाप दिए, रुपए के पैसे नोट छापना बंद कर दिया और 10 लाख रुपए का नोट छापने वाला पहला देश बना था। दुनिया को पता चले, जो सुनने वाले हैं उनको पता चले, 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल मिलता था वहां पे। तो आप भी अगर यही चाहते हो तो आप सिस्टम को मान लो जैसा वो कह रहे हैं, अदरवाइज आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा कि रुपए के बराबर वैल्यू स्टोर रिजर्व बैंक में होनी चाहिए। जो आप कह रहे हो कि उनको मिलेगा क्या, उनको 2 चीज मिलेंगी। एक तो उनकी मेहनत की पूरी कमाई मिलेगी जो उनको मिलनी चाहिए, दूसरी चीज जो उनको मिलनी चाहिए वो ये मिलेगा कि मान लीजिए बैंकों ने फर्जीवाड़ा करके, जैसे आप किसी का घर नीलाम होने वाला हो ना, मैंने आपकी बहुत सी वीडियो देखी, आपने बहुत लोगों की मदद की। ये बजाज फाइनेंस वाले, श्रीराम फाइनेंस वाले लूटते रहते हैं, रास्ते से गाड़ी उठा लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं और ये इतना गुंडागर्दी करते हैं। आपने उन लोगों की खूब मदद करी है। फिर आपने क्यों करी मदद? क्योंकि वो गैर कानूनी काम कर रहे थे। मैं क्यों मदद कर रहा हूं? क्योंकि बैंक गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मैं कानून के हिसाब से बता रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं तो इस देश में, दुनिया में किसान, मजदूर, गरीब, कोई भी आदमी जो इस फर्जीवाड़े का शिकार हो गया है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आपने लोन भरना नहीं, मैं ये नहीं कहता आपने बैंक का लेकर देना नहीं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि यदि आप ऐसी जगह फंस गए हो कि अब आपसे चुकता नहीं हो रहा है तो आपने सुसाइड नहीं करना है। आपको एक नंबर है 7696627656। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है कि मैं फंसा हुआ हूं, बस व्हाट्सएप कर देना है, मैं फंसा हुआ हूं, बस मैं फंसा हुआ हूं। यानी आपने जो नंबर अभी अभी डॉक्टर साहब ने बताया है, अगर आपने किसी का लाखों का, हजारों का, करोड़ों का लोन देना है, आदमी का नहीं, बैंकों का, बैंकों का, हाँ, बैंकों का, अगर आपने बैंकों का कोई लोन देना है, हाँ, किसी भी आदमी ने देना है, हाँ, चाहे हजारों का हो, चाहे मोबाइल का लोन हो, कार का हो, 100 करोड़ का लोन हो, आपने इस नंबर पे मैसेज करना है, मैं फंसा हुआ हूँ। हाँ, आपकी मदद कौन करेगा? डॉक्टर देवेंद्र बलारा। आपने कोई सुसाइड नहीं करनी है, आपने कोई गलत कदम नहीं उठाना है, जमीन नहीं बेचनी, बैंक जमीन बिल्कुल नहीं बेचनी है, सोना नहीं बेचना, पत्नी का नहीं देना, सोना बिल्कुल नहीं बेचने देना। आपने क्या करना? किसी से कर्जा भी नहीं लेना, कर्जा लेके भी नहीं देना। आपने सिर्फ इस पे मैसेज करना है। तो आप दोगे वो लोन? मैं बता रहा हूँ, मैसेज करते ही आपके पास एक मैसेज आएगा, रिटर्न में व्हाट्सएप आएगा। उस व्हाट्सएप में फॉर्म भरना है आपने, कितना लोन था, पोजीशन क्या है, इस वक्त क्या हालत है, उसके बेसिस पर हम आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे। और लोन किस चीज का था? लोन किस, जो भी था, सारी चीजें पूछ लेंगे उसमें हम। फिर हम आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे, वो डॉक्यूमेंट आपने बैंक को, पुलिस को, तहसीलदार को, थाने को, सबको भेज देना है, और आरबीआई को, कि भाई हमें पता चला तुमने हमारे साथ ये फ्रॉड किया। हम पूरी डिटेल देख करके वो भी दे देंगे। उसको रट्टा मार लो, जो हमने डॉक्यूमेंट दिया है उसको पक्का याद कर लो। मेरी 2-3 वीडियोस का लिंक आएगा, वो वीडियोस देख लो कि आपने क्या सवाल पूछने हैं। उसके बाद यदि गुंडागर्दी से तो आपका घर चला गया तो भाई समाज की गलती है, कानून के हिसाब से नहीं जाएगा। इसके ऐसा ना आपने जो कुछ बताया वो बताया, पुलिस वाले लठ बार बार लेके जाइए, पुलिस वाले गुंडागर्दी करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ मैंने पुलिस के पास वो चिट्ठी दी हुई है, थानेदार उस चिट्ठी को सुन ले। आपके करनाल में रामू काका है, रामलाल जी, रामू काका ही है वो, मतलब वो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं आजकल खूब, ठीक है। दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम गाड़ियां बैन करेंगे, ये करेंगे। जो गाड़ियां बना रहे हैं उनको बैन नहीं कर रहे, ये डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हम करेंगे, इसमें रामू काका को भी देखेंगे, चिंता नहीं करनी। मैं ये कह रहा हूँ, रामू काका रामलाल की बात कर रहे हैं, सच रामलाल की लगे हुए ना, जो गाड़ियां बैन करने पे लगे पड़े, कि आपको ही मालूम होगा, कौन, आपके दर्शकों को भी मालूम होगा।
हम बताएंगे उनको हाँ। कि गाड़ी कैसे बैन करेंगे। जनता सरकार मोर्चा, आप उनको बैन नहीं कर रहे हो, बनानी क्यों बंद करी? ये पोल्यूशन फैल रहा था, ये आपको पहले नहीं पता था? पोल्यूशन फैलाएंगे पहले नहीं पता था? पहले तो बेच दी, पहले बेची, टैक्स कलेक्ट कर लिया, जीएसटी ले लिया, सारी मेहनत की कमाई उन्होंने किस्तें चुकाने में तो 15 साल लगा दिए, 10 साल। अब कह रहे हैं तुम्हारी ये बैन होएगी। अच्छा, यहाँ पे बैन होएंगी, एनसीआर से बाहर बेच लो उनको, मतलब कबाड़ कुरुक्षेत्र में चलेगी, कुरुक्षेत्र में चल जाएगी, चंडीगढ़ चलेगी। यही हवा तो, अरे कुरुक्षेत्र वाली हवा तो वहां से ऊपर से करनाल आ रही है, करनाल वाली कुरुक्षेत्र जा रही है। बेवकूफ बना रहे हैं यार दुनिया का, कानूनों के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो मैं जो कह रहा हूं कि थानेदार यदि गुंडागर्दी से आपका मकान कब्जा करे, वहां तो देखो समाज की गलती है, वहां तो गुंडागर्दी के सामने तो आपको जन समर्थन दिखाना पड़ेगा। तो आपको अपनी 20-50 लोगों की टीम भी तैयार करनी है। उन लोगों को सिर्फ इतना बोलना है कि भाई ये जो सवाल दिए हैं, क्योंकि भारत के कानून में एक और लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए, यदि डिस्प्यूट है बोरोवर और लेंडर के बीच में, तो डिस्प्यूट जब तक क्लियर नहीं होगा, जो लेंडर है वो जबरदस्ती उसकी चीजों पर कब्जा नहीं कर सकता। करते तो सारे ऐसे ही हैं, लेकिन कर रहे हैं तो भाई ये तो गुंडागर्दी है ना। आप भी तो दिखाते हो कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। भाई गुंडागर्दी के केस में जो खबर, अब आप सोच के देखो यार आकर्षण भाई, आपके पास कोई गरीब आ जाए मिन्नत मांगता हो और बाय चांस उसको आप मिल गए ऑफिस में, तो उसका तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो बेचारे नहीं पहुंच पाए, जिनके पास आकर्षण की वीडियो नहीं पहुंच पाई थी, जिनको पता नहीं था कि आदमी मदद कर सकता है, उसका तो घर लुट गया ना। 70 लाख का लोन लिया था, 70 लाख भर भी दिए, 70 लाख अभी भी देने हैं, और मकान की कीमत 2 करोड़ है, और फिर भी मकान नीलाम हो रहा है। 70 लाख में ही हो रहा है, में नहीं, 20 लाख में हो रहा है, 50 लाख और देने बाकी बचते हैं। नीलाम 20 लाख में होगा, वो 70 लाख देने 70 है, 20 में होगा 2 करोड़ की कीमत है। ये हालत, ये फर्जीवाड़े को हम खाली इतना कह रहे हैं कि समाज ने केवल एक सवाल पूछना है कि भाई इस बंदे ने तुमसे कुछ सवाल लिखित में कानून के हिसाब से अपने अधिकारों के नाते पूछे हैं, तुमको जवाब ही तो देना है। खाली तुम्हारे पास वकीलों की इतनी बड़ी फौज है, तुम्हारे पास कानून है, तुम्हारे पास सरकार में बैठे लोग हैं, तो उनसे पूछ करके कानून के सम्मत जवाब दे दो, क्योंकि देश कानून से चलेगा, लॉ ऑफ द लैंड से चलेगा। अब आपने जो बातें बोल दी, इधर आ जाओ थोड़ा सा, मेरे कैमरामैन थोड़ा इधर आ जाए, नए नए हैं, सीख रहे हैं। तो अब आपने जो बातें बोल दी, लोगों ने सुन ली, बड़े सारे लोग लाइक करेंगे, कोई कमेंट में मुझे भी गाली देगा, नहीं कोई मुझे भी गाली दे रहा होगा, अरे भाई साहब किसको पकड़ के ले आए। यानी मेरा तो घर की कल नीलामी की डेट आई हुई है, आपने कागज पत्र बोल दिए। लेकिन जो बातें आप कर रहे हो, क्या आज तक ये सब कुछ करके डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने किसी एक आदमी का फायदा किया है? एक हमारा साथी है अजय प्रजापति, मऊ जिले में है, आजमगढ़ में, आजमगढ़ के पास, यूपी में मैं भी वहां गया था। वहां ग्रुप लोन बांट रखा था औरतों को। वहां हमने देखा, वो रिकवरी वाले उन औरतों को पहले बोल रहे थे अपने जाने से पहले, तुम चाहे धंधा करके पैसा दो, हमको पैसा चाहिए, देना पड़ेगा। हम चले गए। आज के टाइम पे एक ही एरिया से, वहां 2-3 जिलों से लगभग 8 से 9 हजार लोग आज कर्जे से मुक्त हैं, पूरी लोन फ्री हैं। पूरे भारत से मैं बता रहा हूँ 160 करोड़ का, 100 करोड़ का, 6 करोड़ का, 2 करोड़ का तो लोन है, थोड़े मतलब थोड़े ऐसे भी है। परंतु बाकी लोगों के घरों के नीलाम हो चुके, ताले लग चुके। अभी भी मैं हिमाचल गया था, एक ताला तोड़ के आया था, और करीब कितने लोन आपके होंगे अपने पास? 5000 से प्लस है। 5000 प्लस आवेदन तो अभी हम लगा चुके हैं अपने हाथों से। वो अलग है। उन लोगों में से किसी भी आदमी का घर नीलाम नहीं हुआ, जिसने भी कानून से लड़ाई। अब कोई आदमी ये सोचे कि देवेंद्र भलारा ठेकेदार है और वो आके उसका घर बचाएगा, ना भाई। हम आपको कानून रूप रास्ता दे रहे हैं, आपने बचाना अपना घर है, रास्ता दिखाएंगे। कानून की किताब हमारे पास है, कानून है हमारे पास, जिसके दम पर आप बचाओगे। यदि गुंडागर्दी है, उसका इलाज तो सिर्फ लोग हैं। अगर लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं, आपने व्यवहार खराब किया, तो उसमें देवेंद्र बलारा कुछ नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हो, डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने ये बताया कि अगर आपके ऊपर कर्जा है, लोन है, बैंक का, एनबीएफसी का या किसी कंपनी का, कोई गाड़ी नहीं आएगी आपकी, कोई गाड़ी नहीं, कोई रिकवरी वाला गाड़ी लेके जाता है। खाली इतना बोल दो जनता सरकार मोर्चा से है, ठीक है। दूसरी बात, आवेदन लगा दो, और वो आवेदन की कॉपी बजाज हो, श्रीराम हो, मुठूट हो, धमका हो, फलाना हो, गड़ंगड़ लो, आलंगड़ कोई हो, आदमी ना हो, बस यो ना हो कि मैं आकर्षण का लिया हुआ पैसा देने। प्राइवेट सरकारी बैंक भी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, एनबीएफसी हो, केसीसी हो, जो मर्जी हो, आपसे संपर्क कर ले।
ना इस नंबर पे मैसेज कर दो, नंबर पे मैसेज, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, मैसेज करो, रिप्लाई आ जाएगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। जो नंबर दिया है उस नंबर पर बात करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप भी लाखों करोड़ों, हजारों करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों, हजारों रुपए के लोन से बच जाएं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। अब डॉक्टर देवेंद्र बलारा की बातों में कितना दम है, ये बातों का निकला हुआ दम है, ये तो आगे चलकर पता लगेगा, लेकिन जितनी फैक्टफुल बातें की हैं वो सारे कागज आपके फोन पर व्हाट्सएप आ जाएंगे। अगर आप उस व्हाट्सएप नंबर पर ये लिखते हैं मैं फंसा हुआ हूँ, 7696627656, ये नंबर है, व्हाट्सएप करना है, यही नंबर है। और आवेदन केवल हिंदी में भरना है, हिंदी में भरना है भाई, इंग्लिश में नहीं भरना। हाँ। क्योंकि अंग्रेजी तो इंग्लैंड की और यूएसए की दी हुई है, हमारे देश की तो हिंदी है, तो हिंदी में भरना है। उसका ये मैं फायदा होता है ना, फंसा हुआ हूँ, तो अपने फोन में पहले ऐप भी डालनी है हिंदी की, और फिर लिखना है मैं फंसा हुआ हूँ। आपको फंसे हुए जो दलदल है उससे बाहर निकालेंगे डॉक्टर देवेंद्र बलहारा, रास्ता दिखाएंगे आपको, ताकि आप ऐसे लोनों से बच सके। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।